किया, बड़ी बात को रखने का, एक लाइन में सभी महापुरुषों को नमन। आभार उन साथियों का भी, संगठन के जो यहाँ है या हमारी पार्टी के जो लोग हैं। ये तो है तो भेड़ बकरी की तरह तालियां बजा दो। अच्छी तो नहीं लगी ना, तो मैंने बोल दिया। आभार उन साथियों का भी जो यहाँ आकर भी पूरा अनुशासन भंग किए हुए हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, इनको ये नहीं पता कि बिहार से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं जो अपनी अलग अलग टोली बना करके मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। उन साथियों का भी आभार, और आभार उनका भी जो सुबह से यहाँ भूखे पेट पड़े हैं और समर्पण की भावना से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन सभी का भी आभार। भाई ये समाज है, जैसे कहते हैं कि पांचों में एक साथ नहीं हो सकती, तो मुझे भी ये महसूस होता है बार बार ये जो समाज है इसको एकजुट करने में ना जाने कितने समय लगेगा, ये नहीं पता। भाई तथागत बुद्ध से अगर ले ले, साहब काशीराम तक ले आए तो ना जाने कितने महापुरुष जो है ना बलि चढ़े हैं इस मूवमेंट को यहाँ तक लाने में। और हमारा कार्यकर्ता 5 से 7 घंटे के अंदर सूख जाता है। मैंने कई बार मैं अपने वक्तव्यों में कहता हूं कि जहां अनुशासन नहीं वहां शासन नहीं। वो प्रयास कीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, नहीं हो सकता। सीधा सीधा समझिए लड़ाई किससे है। मनीषा वाल्मीकि याद होगा कि भारत के अंदर पहली बार बलात्कारियों के पक्ष में सभा हुई थी और यहाँ की मौजूदा सरकारें, मौजूदा नेता कौन थे। आज वही समय है, वो जो 9 साल का बेटा वहां मरा है और जिसने मारा है उसके पक्ष में वहां उसका समाज बैठ करके सभाएं कर रहा है। और हमारे लोगों से तात्पर्य लीजिएगा जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में एकता अखंडता हो, तो ये सोचते हैं कि यहाँ का जो सर्वहारा समाज है, जो सदियों से पीड़ित रहा है, उसको भी अधिकार है ऊपर की ओर बढ़ने का। क्या वो लोग जो खुद को समझते हो कि वो प्रगतिशील लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए ये शर्म की बात है कि जाति के नाम पर हत्या करने वालों के पक्ष में सभाएं होती हैं, बलात्कार करने वालों के पक्ष में सभाएं होती हैं। और सिर्फ आज इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर, वो चाहे विभिन्न पार्टी के लोग क्यों ना हो, राजस्थान के अंदर भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दिया। किसी स्वर्ण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको भाई के छोटे बच्चे के पक्ष में इस्तीफा दिया। नहीं, ये भारत का इतिहास है, भारत की राजनीति इस पर है, भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था इसी पर है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि भारत का इतिहास बौद्धों और सनातनियों के बीच का युद्ध है और कुछ नहीं है। ये सत्यता है, ये हकीकत है। जो भी व्यक्ति एजुकेशन की ओर बढ़ता है इस भारत के अंदर, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का क्यों ना हो, जब वो इतिहास में जाता है तो ये तो तय है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अगर सत्य कहीं दिखाई देता है तो या तो उसको सत्य फूले साहब अम्बेडकर में दिखाई देता है, या उसको सत्य बुद्ध, रैदास और कबीर में दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ हमें समझना पड़ेगा ये व्यवस्था जो छिन्न भिन्न इस देश में की गई है, सिर्फ राजनीति के आधार पर भारत का दुर्विकरण किया गया है, भारत माता की जय जय कह करके इस देश को तोड़ा गया है, ये हमें समझना पड़ेगा। वो जो 9 साल के बच्चे की जो हत्या हुई है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो लोग सुने मुझे जो या चीख कर ये कह रहे थे मुख्यमंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, क्योंकि सब जानते हैं बिना रतन सिंह झूठ के सारे नहीं चलते। अगर उसको एक कदम चलना है तो सिद्धांतों के साथ, जो उसने पढ़ा है सिद्धांतों के साथ कदम बढ़ाना है और सच के साथ कदम बढ़ाना। तो चीख कर ये कह रहे थे कि नहीं हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, ये मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि जो समाज अपने अंदर अपने महापुरुषों के सिद्धांत पैदा नहीं कर सकता, क्या वो राजा बनने लायक है? और अगर तो वो राजा बन भी गया तो राजपाट चलाएगा कैसे? सवाल ये करो। तरह तरह के उदाहरण है, दिल्ली का भी उदाहरण है,
और प्रदेशों के उदाहरण है जहां आप लोगों को इकट्ठा करके खुद का शासन स्थापित कर दिया। लोकतंत्र के अंदर सिरों की संख्या जितनी है उन लोगों को राज होना पड़ेगा। आपने देखा नहीं, इस देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री, मैं कहूं मेरे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के प्रधानमंत्री, इस देश के जानवरों को भी प्रधानमंत्री, चीख चीख कर ये कहते हैं कि मैंने चाय बेची। हालांकि आज तक किसी चाय बेचने वाले का भला किया हो तो पता लगे। यहाँ और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जो किसानी से निकल कर गया है उसने किसानों की ओर सोचा है, जो व्यापारी से निकल कर गया है उसने व्यापारियों की ओर सोचा है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से निकल कर गया है उसने सरकारी कर्मचारियों के विषय में सोचा है। लेकिन जो व्यक्ति चाय बेचता बेचता प्रधानमंत्री बन गया उसने किसी चाय बेचने वाले के विषय में नहीं सोचा। इस बात को कहने का मेरे लिए ये बात मिथ्या बेकार है, कुछ नहीं है। लेकिन बताने का तात्पर्य क्या है? बताने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप मिलकर के अपने बीच की पीड़ा समझने वाले व्यक्ति को वहां तक नहीं भेजेंगे तो समझिए आपकी पीड़ा का निदान नहीं हो सकता। आपको नहीं समझा रहा। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा सन 2017 के बाद 1.5 साल की खाली घाटी, पुलिस का कार्यक्रम चलो, पुलिस पीछे पीछे भागे आगे चलता रहा। तो उस समय समझ में आया कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, रट लेने से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। फील्ड एक ऐसा चक्रव्यूह है, यह फील्ड एक ऐसा स्कूल है जहां से जब आप सीख कर जाते हैं तो उसको भूल नहीं पाते। आपने देखा होगा, मैं किताब निकाल कर अभी नेट पर पढ़ लूं कि गेहूं की फसल कैसे उगाई जाती है, पढ़ लूंगा। लेकिन एक मेरे जो चाचा है जो गांव में रहते हैं, जिसको पढ़े लिखे नहीं है, वो मुझसे बेहतर गेहूं की फसल को उगा लेते हैं। उनको बताया कभी इसमें पानी देना है, कभी इसमें खाद डालना है। मुझे नहीं पता, मैंने किताबें पढ़ी। तो भीम आर्मी का यही काम रहा है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, जिन लोगों को शायद भीम आर्मी मैंने खुद ज्वाइन कराया, जिनकी बोलते हुए जबान लड़खड़ाती थी, तो मुझे भी खुद ये लगता था शायद ये कभी ना सही तरीके से बोल पाए। लेकिन ये मुझे आज महसूस हुआ यहाँ जेल के अंदर, जेल नहीं कहूँगा, यहाँ पर जब हम डिटेन हुए यहाँ बैठ करके कि नहीं भीम आर्मी कुछ तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। एक कहावत है बहुत पुरानी, गौर से सुनिएगा। गांव में हमारे चाचा ताऊ कहते थे कि अगर गांव में चोर आ जाए तो शोर मचाना चाहिए। जब आप शोर मचाएंगे तो चोर झटपट आएगा और भागेगा, दूर भागेगा। या तो उसको पकड़ लोगे या फिर वो आपके हाथ से निकलकर भाग जाएगा। पकड़ लोगे तो जेल जाएगा, वरना वो आपसे डरेगा जरूर। तो आज सिकंदर को सुन करके, मानसू को सुन करके, कनिष्क को सुन करके और तमाम साथी जो हमारे बोले उनके सुन करके महसूस हुआ कि भीम आर्मी के पास शोर मचाने वाली टीम तैयार है। और जब ये शोर मचाने वाली टीम तैयार हो जाएगी तो समझ लीजिए जो बात बात में कहते हैं इस देश का विकास उनके द्वारा हो रहा है, जो कहते हैं ये देश उन्नति की ओर जा रहा है, जब ये शोर मचाने वाली टीम चीख चीख कर गली नुक्कड़ चौराहों पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर चीख चीख कर ये कहेगी कि नहीं तुमने इस देश की जंगल जमीन का सौदा किया है, तुमने इस देश को बेचा है। तो मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा विश्वास भी है कि वो लोग जो जमीन से निकले हुए लोग हैं, उनको पता है कि गंदगी की खुशबू कैसी होती है, बदबू कैसी होती है। इनको पता है कि दुफारी के अंदर जब गेहूं काटे जाते तो पसीने का रंग कैसा होता है। इनको पता है कि वो 50 किलो का कट्टा सिमट का कंधे पर लेकर के तस्वीर पर चढ़ना जिसको ऊंची कांदाया। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे। जिस दिन ये लोग तैयार हुए इस देश की दिशा दशा बदलेगी। साहब मान्यवर का श्रीराम साहब का भाषण सुनता हूँ, सन में याद नहीं है, तो महाराष्ट्र ठाकुर में भाषण देते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग ये सोचते थे फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर शासन सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने उसी विचारधारा को लागू करते हुए, फॉलो करते हुए फूले साहब अम्बेडकर के लोगों की शासन सत्ता उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम। ये लाइनें तो 4 है, लेकिन ये समझने वाले व्यक्ति के लिए, ये मूवमेंट वाले व्यक्ति के लिए सोचने का प्रश्न कि जिनकी आबादी इतनी हो
जिनके सिरों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में गिनती जाती हो, वो फिर दूसरे के नीचे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। खड़े हो, अपनी क्षमता पहचानो और अपनी क्षमता पहचान करके खुद का वर्चस्व स्थापित करो। खुद के काम करने की क्षमता के आधार पर लोगों का उद्धार करना सीखो। आप क्या समझते हैं कल आप में से अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो इस देश के कुछ लोगों को इस देश से निकाल कर भाग देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और खुले गांव में की विचारधारा के लोग तो कर ही नहीं सकते। अगर आप में से भी कल विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो मैं लिख कर देता हूं, आप उन चीजों को फॉलो कराएंगे जिन चीजों को आज तक शायद कोई फॉलो करा नहीं। चौधरी चरण सिंह साहब से एक लाइन याद आती है, उनको पढ़ रहा था तो उन्होंने इस लाइन में पूरे भारत को समेट दिया। उन्होंने कहा इस देश की उन्नति का रास्ता यहाँ के खेतों और खलिहानों से। लाइन आज भी जब याद आती है तो मन रोता है। इस देश के अंदर क्या इस देश की उन्नति खेतों खलिहानों से कर जाती थी? क्योंकि वो जानते थे इस देश में 70 गांव है और यहाँ का व्यक्ति गांव में रहना पसंद करता है। ये प्रकृति है। मेरी भी इच्छा ये रहती है जब मैं दिल्ली आता हूं, नहीं मेरा अधिकतर समय मेरे गांव में जानते थे। लेकिन मौजूदा समय में हो क्या रहा है? मौजूदा समय का अगर आप देखें तो साफ साफ उसका कोट निकल कर आता है कि इस देश की उन्नति का रास्ता यहाँ के गरीबों का दमन करके किया जा सकता है, न तो नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है, या नहीं हो रहा? बहुत सारे उदाहरण है, कहना शुरू करो तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। फिर आप में से कुछ लोग खड़े हो गए कहेंगे नहीं भाई साहब आपने ये गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन सत्यता तो यही है, यही सत्यता है। और एक चीज और समझिए, अन्याय अत्याचार किसके साथ होता है? किसके साथ होता है अन्याय अत्याचार? भाई जो लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते उनके साथ अन्याय अत्याचार होते हैं। जो लोग अपनी ताकत जानते हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। आज एक 9 साल के बेटे की हत्या के बाद जहां पूरा देश खड़ा है, जहां विपक्ष और पक्ष जाकर के उस बच्चे के परिवार से मिल रहे हैं, सिर्फ भारत में एक आदमी ऐसा है जिसको मिलने नहीं दिया जा रहा। इसका नाम तुमसे क्या नाम? इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि एक स्वर्ण मरेगा तो करोड़ 50 लाख मिलेंगे और एक दलित मर जाएगा तो जितने जानवर की कीमत होती है सिर्फ उतना उसको मुआवजा दिया जाएगा, 2 महीने में। ये मैं नहीं कहता, कोई कहता नहीं। दिल्ली का आंकड़ा है, राजस्थान का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, महाराष्ट्र का आंकड़ा है, सब जगह का। तो हमें समझना पड़ेगा वो लोग जो देश के विषय में सोचते हैं, वो लोग जो ये समझते हैं देश की उन्नति हो, वो लोग जो ये मानते हैं कि देश के अंदर गैर बराबरी होनी चाहिए, या वो लोग जो मुझे मिलकर ये कहते हैं नहीं यार तुम्हारे समाज से बदबू आती है, तुम कट्टी उठा कर आते हो तो बदबू आती है, वो लोग भी सोचते हैं जब तक इस देश के अंदर वो व्यक्ति जिस अपने नीचे के पायदान पर है, जिसको एक टाइम का खाना जुटाना पड़ता है, तब वो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करने लगे। वो व्यक्ति अगर आज मजदूरी नहीं लगी तो उसे शाम के खाने की चिंता ना हो, जब तक उन लोगों को सिक्योरिटी फील ना हो जाए देश की उन्नति होगी। इस चीज पर ना जाने क्या क्या कहा जाता है। मैं कहता हूं इस देश में 2 समस्याएं हैं, एक तो इस देश का जवान और दूसरा इस देश का किसान। ये 2 समस्याएं हैं और इनकी भी क्या समस्या है? इस देश में आप शिक्षा और चिकित्सा का एकीकरण कर दीजिए, शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल फ्री होगी, वो चाहे आगे मुख्यमंत्री का बेटा हो, वो चाहे आगे देखिए परिवर्तन क्यों नहीं होता, हो जाए। लेकिन समझिए, जानिए, सोचिए कि जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो लोग आडंबर को ठोकर मारते हैं, जो मेहनत को अपना काम समझते हैं, वो लोग जब सीखना स्टार्ट करेंगे ना तो इस देश की सारी व्यवस्थाएं जल जंगल जमीन से लेकर संसाधन तक उन लोगों के अधीन होंगे जो आडंबर को छोड़कर मेहनत पर मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मेहनत किस्मत को ठोकर मारती है। जो कोई ये कहता हो कि नहीं मेरी किस्मत बहुत उज्जवल है, तो मेहनत करने वाला आदमी किस्मत को धोखा दे सकता है, बिल्कुल दे सकते। हम उस और बढ़े चले तो आज मौजूदा समय में
जहाँ भीम आर्मी का अपना एक वजूद, अपना एक नाम है, जहाँ पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भीम आर्मी को जाना जाता है। जब कभी गलत हो जाता है तो अमेरिका से, कभी फ्रांस से, कभी लंदन से फोन आता है, भाई उस प्रदेश के, उस जिले के चुनाव में ये गलत हो गया, आपने क्या प्रतिक्रिया दी? वो लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा रखा व्यापारी हूँ या बहुत बड़ा समाजसेवी हूँ या फिर कोई मंत्री नेता हूँ। जवाब में जब उनसे बात होती है तो पता ये लगता है कि सर आपसे बात करके सच्चाई का पता लगता है, बस इसलिए आपको आपके लोगों को फोन किया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भीम आर्मी का अपना एक वजूद, अपना एक नाम, देश के लोग भीम आर्मी को, तो यहाँ के कार्यकर्ता किसी दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले उसके अंदर उन्हें साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पैदा करें। कभी जब कार्यकर्ता में सिद्धांत पैदा हुए हैं, देश में व्यवस्था बदली है, बिल्कुल बदली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बदली, तथागत बुद्ध ने बदली, सिद्धांतों के आधार पर बदली, साहब काशीराम साहब ने बदली सिद्धांतों के आधार पर। जो महिला आज बैठी क्या समझते हैं, कोई अधिकार थे? यहाँ हमारे बराबर में मेरी बहन बैठी हुई है, क्या इनको कोई अधिकार थे? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि यहाँ सबको समान अधिकार देकर के अभी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जो लोग उनमें विश्वास रखते हैं, जो लोग उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनको सोचना है कि हमें जो है बाबा साहब का कथन लोगों को याद कराना कि जब अपने जो लोग या फिर वही गुलामी का जीवन जीना है, दूसरे मैं खुद की बात करूं तो मेरा काम है लोगों को तैयार करना, और तैयार कर रहा हूं। 22 से 24 राज्यों में भीम आर्मी का सपना संगठन है और कम से कम 3 से 4 लीडर ऐसे वहां पर हैं जिनका अपना वजूद, अपना पद है उनके प्रदेशों के अंदर। यहाँ मेरी कोई भाषा नहीं जानता, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, आप भीम आर्मी का अपना वजूद। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों से बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के लोग सिर्फ और सिर्फ 500 लोग तैयार कर दे, सिर्फ और सिर्फ 500, जिसमें से 50 व्यक्ति पर डे आंदोलन करने के लिए तैयार रहे। भारत के किसी कोने में गलत हो, उठाए झंडा, लिखे हाथ से ही और खड़े हो जाए सड़क पर कि ये आज उड़ीसा में गलत हुआ, इसके खिलाफ भीम आर्मी मैं लिख कर देता हूँ, सरकार की नाक में आ जाएगा। आज ये जो हम आंदोलन कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है कि 1 घंटे में हमारी सूचना वायरल होती है, हमारे साथी तो पहुंचती है और दूसरे घंटे हम सब लोग तो सभी साथी अपने आप को अग्रेसित करें, आगे को बढ़ाएं, खुद को लीडर समझे कि आप लीडर है। अगर आपका सीनियर लीडर आपके साथ नहीं है तो कोई भी आंदोलन और नेतृत्व करने की खुद में क्षमता पैदा बिल्कुल, क्योंकि पुरानी कहावत है कि कीचड़ जो है वो कीचड़ में खिलता है, बिल्कुल। और ये सत्य है। अगर हम अपना बैकग्राउंड ले, यहाँ बैठने जो तमाम नेता हमारे यहाँ का बैकग्राउंड ले, तो सबका बैकग्राउंड लोकपट का गरीबी के आसपास या नीचे जीवन करने वाले व्यक्ति का होगा। मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे, मुझे नहीं लगता कि किसी सिपाही के बेटे को इतना सोचने का मौका मिला वो इतना करे। सिपाही के बेटे को ये लगता होगा कि नहीं मैं भी तैयारी करूँ, जल्दी सिपाही बन जाऊँ और शादी कराऊँ और खुश रहूँ, लोगों को बताऊँ मैं पुलिस वाला हूँ। ये मैंने किया। ऐसे आप सब लोगों में भी होंगे, कोई सफाई कर्मचारी होगा, कोई किसी छोटी मोटी दुकान होगी, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। ठीक, मैंने तभी कहा हम सब लोग गरीबी रेखा के नीचे या आसपास जीवन यापन करने वाले लोग हैं। और ये तय लिख लीजिए कि अब से 10 साल के अंदर आपके बीच से ऐसे लीडर निकलेंगे कि जो यहाँ के सबसे बड़े नेता की औलाद होगी या जो उसका रिश्तेदार होगा वो आप कराने की करेंगे। जहाँ मेरा समाज होमगार्ड के डंडे से भाग जाया करता था, आज वहाँ मेरा समाज आंखों में आंखें डाल के बात करके पूछता है ये गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई होगी या मांगो, ये मेरे लिए गलत हुआ।
ये मेरे लिए गर्व की बात है कि वो समाज जो होमगार्ड के डंडे से भाग जाया करता था, आज वो किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम करता है। बिल्कुल, कहीं की व्यवस्था को अगर सुधारना हो तो वहां सिर्फ आवाज उठाने वाले लोग पैदा कर दीजिए, वहां की व्यवस्था सुधर जाएगी। तो हमारा यही काम है कि हम व्यवस्था को सुधारने वाले लोग हैं। जो भी देश के अंदर ये सोचता हो कि वो बड़ा नेता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि हमें पता है आजकल हमारी अडानी को ये देश बेचा जा रहा है, यहाँ की हर चीजों को गिरवी रखा जा रहा है। कल हमारी सांसें भी दुबारा होंगी, ये हो सकता है, लेकिन हमें अपनी क्षमता में विश्वास है। हम जानते हैं कि कल अगर लड़ाई लड़ी गई तो सड़कों पर किसी की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो वो हमारे लोगों की संख्या सड़कों पर ये इतिहास है भारत का। चाहे लड़ाई आजादी की रही हो या लड़ाई दूसरी रही हो, इस सर्वहारा समाज ने हमेशा अपने लोगों के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और आगे भी कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, मुझे पूरी विश्वास है, तो तैयार रहे। ये छोटे भाई नरमेघवाल का आंदोलन अभी आगे बढ़ना है, ये यहीं तक सीमित नहीं है। आज तो सिर्फ हमें डिटेन किया गया, हो सकता है कल लाठीचार्ज हो सकता है परसों हमें जेल जाना पड़े, तो सब लोग कमर कस लीजिएगा। जिनको लगता हो है या कैसी परेशानी होगी बेटा बता दीजिएगा फोन करके, भैया देखिए मैं नहीं आ पाऊंगा, बीच से दो कर बिल्कुल भी अपने में बिठा लो। बाबा साहब कहते थे कि गलत करने वाले से गलत सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो शोषण सहना नहीं है किसी कीमत पर। आंदोलन में साजिशें होती है, कोई नई बात नहीं है, सब में होती है। हो सकता है हम घबराना नहीं है, आंदोलन को चलाना है उसी तरीके से जैसे फूले साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को चलाकर यहाँ तक पहुँचाया। हम चिंता कर सकते हैं। हमारी लड़ाई समता, समानता, एकता की है। हमारी लड़ाई पितृसत्तात्मक प्रणाली के खिलाफ है। हमारी लड़ाई पुरुष सत्तात्मक प्रणाली के खिलाफ है। हमें बराबरी चाहिए, बराबरी के लिए हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सफल करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना और समय दिया, आप सभी का आभार। दूसरा आभार आप सभी का इसलिए कि आप सब जो है दूर दूर से यहाँ पर आए, छोटे भाई के आंदोलन को समर्पित होकर के मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ हमारी दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने भी न्याय के लिए आवाज़ को उठाने का काम किया। आभारी हूँ आप लोगों का भी, और तमाम प्रशासनिक लोगों का भी जो अपने मन में दर्द दिए हुए हैं कि अब देश में कुछ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया। हम तुम्हारे साथ हैं भैया, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिनसे प्रेरणा लेकर बहुत युवाओं ने काम किया है और उनसे प्रेरणा लेकर आज आप और हम खड़े हुए हैं। उनको आपने सुना मेरी बाती साथियों, अध्यक्ष जी के बाद बोलने का किसी को मतलब नहीं था, लेकिन एक बात कह के मैं बात को खत्म कर रहा हूँ कि बड़े बड़े मुसोलिनी आए, बड़े बड़े हिटलर आए, ये सुन लें सब लोग कि आज उनकी कब्र पर मोमबत्ती जलाने वाला पैदा नहीं है। इस बात को याद रखें। ना तो तुम बचोगे, ना तुम्हारी सत्ता बचेगी, ना तुम्हारी जात बचेगी, ना तुम्हारा कुछ काम बचेगा। ये इतिहास गवाह है कि तुम्हारी कब्र पे आज मोमबत्ती लगाने वाला पैदा नहीं है।